नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एबी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अध्ययनरत होंगे आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए। साथियों, आप सभी लोगों को सीटेट के सिटी एग्ज़ाम सेंटर्स मिलने शुरू हो गए हैं, तो अब आप सभी लोग अपने अपने रोल नंबर्स और अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर सकते हैं। 7 और 8 फरवरी को आपके एग्ज़ाम्स की डेट कंफर्म हो गई और आपके सिटी भी कंफर्म हो गए। तो अपना एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम सेंटर तो अभी नहीं क्लियर हो रहे, लेकिन एग्ज़ाम सिटी क्लियर हो रहे हैं, तो आप सभी लोग विजिट कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में साथियों इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 16 सॉल्व करेंगे, जो आपके सीटेट, टेट, एसएससी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, आप किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स जिसमें आपकी ग्रामर और पेडागोजी आती है, आपके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा साथियों। आते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट ए में इंग्लिश ग्रामर के 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से साथियों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। अ पर्सन हु स्पीक्स लेस and avoids company. Option A, gregarious. Option B, taciturn. Option C, loquacious. Option B, boisterous. तो अ पर्सन हु स्पीक लेस एंड अवॉइड्स कंपनी, यानी कि आपसे कह रहा है जो बहुत कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं टेसिटर्न कहते हैं साथियों, यानी कि कम बोलने वाले व्यक्ति को टेसिटर्न। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। आपसे कह रहा है अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। ऑप्शन ए डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी एरिस्टोक्रेसी, ऑप्शन सी ब्यूरोक्रेसी और ऑप्शन डी ऑटोक्रेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। ये अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स यानी कि अधिकारियों द्वारा चलाया गया शासन, उसे कहते हैं साथियों ब्यूरोक्रेसी। क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत बार आपने सुना भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। चूज द सिनोनिम ऑफ ऑब्सलीट। ऑप्शन ए मॉडर्न, ऑप्शन बी आउटडेटेड, ऑप्शन सी यूजफुल, ऑप्शन डी रिसेंट। तो आपको सिनोनिम यानी इसका सेम रिलेवेंट जो आपको वर्ड है वो आपको बताना है, पर्यायवाची जिसको कहते हैं हिंदी में। तो चूज द सिनोनिम ऑफ ऑब्सलीट। ऑब्सलीट का मतलब होता है साथियों मीन्स नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि जो अभी इस्तेमाल में ना हो बहुत लंबे समय से, यानी कि अप्रचलित, पुराना। तो यानी आउटडेटेड क्या होता है? आउटडेटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एंटोनीम आपको बताना है। चूज द एंटोनीम ऑफ बेनेवोलेंट। आपको इसका उल्टा बताना है, अपोजिट बताना है। ऑप्शन ए काइंड, ऑप्शन बी जेनरस, ऑप्शन सी मेलवोलेंट, ऑप्शन डी हेल्पफुल। तो चूज द एंटोनीम ऑफ बेनेवोलेंट। तो बेनेवोलेंस का मतलब होता है साथियों काइंड। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? मेलवोलेंट, यानी कि जो निर्दयी होता है, यानी काइंड मतलब दयालु, और इसका अपोजिट क्या होगा? निर्दयी, यानी कि इसका अपोजिट होगा मेलवोलेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सेंटेंस एरर यहाँ आपको बताना है, फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हार्डली हैड सी entered the room when everyone started clapping. Option A hardly, option B had she entered, option C when, option D everyone started clapping. तो यहाँ पे हार्डली हैड सी इंटर्ड द रूम व्हेन एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग। तो यहाँ पे आपको इसका रॉन्ग पार्ट क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन सी रॉन्ग होगा। यहाँ पे व्हेन नहीं आता साथियों, यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं देन, ना कि व्हेन, यानी विद हार्डली। जब भी कभी विद हार्डली इस्तेमाल हो सेंटेंस में, वी यूज देन नॉट व्हेन। तो करेक्ट क्या होगा? हार्डली हैड सी इंटर्ड द रूम देन एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग। ऑप्शन सी यहाँ पे रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द टीचर, यहाँ पे सेंटेंस एरर आपको बताना साथियों। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स वो अटेंडिंग द वर्कशॉप। ऑप्शन ए द टीचर, ऑप्शन बी अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी वर अटेंडिंग, ऑप्शन डी द वर्कशॉप। तो इसमें आपको बताना है सेंटेंस का जो यहाँ पे एरर आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए में या बी में या सी में या डी में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे वर अटेंडिंग दे रखा है साथ ही, वर अटेंडिंग नहीं आगे, वॉज अटेंडिंग आगे, क्योंकि यहाँ पे शुरू किससे हो रहा है? ये द टीचर से शुरू हो रहा है। ओके, तो द टीचर के हिसाब से ऑक्सिलरी यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा? वॉज आएगा, यानी कि करेक्ट इसका क्या होगा? द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स वॉज अटेंडिंग द वर्कशॉप। तो इसका जो रॉन्ग पार्ट होगा वो क्या होगा? यहाँ पे वर अटेंडिंग। तो ऑप्शन सी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीपोजिशंस आपको फिल करना साथ में। सी हैज़ नो कंट्रोल हर टेम्पर। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी ओवर, ऑप्शन सी अपॉन, ऑप्शन डी विद। सी हैज़ नो कंट्रोल हर टेम्पर, यानी उसे अपने गुस्से पर काबू नहीं है। इसमें आपको राइट प्रीपोजिशंस फिल करना है। तो यहाँ पे हमेशा कंट्रोल ओवर आता है, कंट्रोल के आफ्टर क्या आता है? ओवर फिल करते हैं। तो करेक्ट
यहाँ पे जो प्रीपोजिशन हो जाएगा वो ओवर हो जाएगा। करेक्ट फ्रेज कंट्रोल ओवर होता है, पढ़ते भी एक साथ हैं, कंट्रोल ओवर सही प्रयोग है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो गया। साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर साथियों लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर वीडियो क्लास में जरूर बताएं, और आपको कैसा लग रहा है वीडियो ये भी बताएं। अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब आपके एग्जाम्स के दिन भी बहुत कम बचे साथियों, सीटेट के मुश्किल से बामुश्किल 15 डेज़ बचे हैं, तो बिल्कुल आप बिल्कुल कमर कस के बिल्कुल जुट जाइए। जो मेरे साथी हैं सीटेट या टेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो बिल्कुल जी जान से आप मेहनत कर लिए। 15 दिन आपके लिए ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, तो बिल्कुल मैं आपके लिए और सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट मैं आज पेडागोजी, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट होती है सीटेट के, तो सभी पार्ट्स की मैं प्रयास करूँगा कि आपके लिए मैं पेडागोजी शुरू करूँ। और जो भी हैं साथी, और भी यहाँ पे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पे आप जाके सारे और भी सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें प्रीपोजिशंस फिल करना है। ही सक्सीडेड पासिंग द एग्जाम हार्ड वर्क, ऑप्शन ए इन बाय, ऑप्शन बी बाय इन, ऑप्शन सी ऑन विद, ऑप्शन डी थ्रू फॉर। तो ही सक्सीडेड, तो हमेशा याद रखिएगा सक्सीडेड इन आता है, और उसके बाद पासिंग द एग्जाम बाय हार्ड, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, यानी ही सक्सीडेड इन पासिंग द एग्ज़ाम बाय हार्ड वर्क, यानी कि अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है तो बहुत ही कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। इन पास करना और बाय तरीके के लिए लगाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कंजंक्शन। ही केप्ट साइलेंट, ही न्यू द ट्रुथ, यहाँ पे आपको राइट कंजंक्शन फिल करना है। ऑप्शन ए आल्दो, ऑप्शन बी बिकॉज, ऑप्शन सी अनलेस, ऑप्शन डी वाई। तो ही केप्ट साइलेंट, ही न्यू द ट्रुथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे क्या फिल करेंगे कंजंक्शन, राइट कंजंक्शन होगा साथियों, बिकॉज। ही केप्ट साइलेंट बिकॉज ही न्यू द ट्रुथ, यानी कि वह चुप था क्योंकि वो जानता था कि सच क्या है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, इसमें भी कंजंक्शन फिल करना है साथियों, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत मेरे साथी कहते हैं कि सर पैसेज की प्रैक्टिस कराइए, तो पैसेज की मैंने प्रैक्टिस, बहुत सारे वीडियो हैं जो मैंने पैसेज की प्रैक्टिस कराई है, तो आप वहाँ से जाके कर भी सकते हैं। और साथ ही साथ मैं पैसेज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस यहाँ पे देता हूँ, जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या आपकी कंजंक्शन या प्रीपोजिशंस होते हैं, तो मैं इसलिए अलग से उसका प्रैक्टिस में कराता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आंसर होते हैं पैसेज के, वो ज़्यादातर साथी कर लेते हैं, लेकिन जो उससे वोकैब्स के क्वेश्चंस होते हैं, वोकेबलरीज के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए मैं अलग से वोकेबलरी उन क्वेश्चंस की मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपके लिए करा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, यहाँ पे आपको बहुत भी बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ से। तो इसका यहाँ पे फिल करना है साथियों, यहाँ पे यू अपोलाइज, यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर, ऑप्शन ए बिकॉज, ऑप्शन बी अनलेस, ऑप्शन सी दो, ऑप्शन डी साइलेंस। तो यहाँ पे राइट कंजंक्शंस फिल करना है, तो राइट कंजंक्शंस क्या हो जाएगा साथियों, अनलेस। अनलेस यू अपोलाइज यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर, अगर आप तुम माफ़ी नहीं मांगोगे तो तुम अंदर भी नहीं जा पाओगे, तो अनलेस। यहाँ क्या है, इफ़ यू डोंट, यानी अनलेस का मतलब क्या होता है, इफ़ यू डोंट यू अपोलाइज यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर, ठीक है, जब तक माफ़ी नहीं मांगोगे तब तक अंदर नहीं जा पाओगे, इसका मतलब ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एक्टिव से आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, ऑप्शन ए द ब्रिज हैज़ बीन रिपेयर्ड, ऑप्शन बी द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड, ऑप्शन सी द ब्रिज वॉज बीइंग रिपेयर्ड, ऑप्शन डी द ब्रिज विल बी रिपेयर्ड। तो बहुत सारे साथी इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे साथ कि सर इसमें जो, क्योंकि पहले जो हम लोग बहुत पहले टाइम के साथी जो पढ़े हुए होंगे, उसमें आप ज़्यादातर बाय का इस्तेमाल लास्ट में करते थे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं, बाय का कोई यहाँ पे कंपल्सेशन नहीं होता कि बाय का इस्तेमाल करना ही करना है, एज योर चॉइस होता है, क्योंकि वो एज अजम्पशन रहता है, यानी कि वो ऑलरेडी माना ही रहता है कि यहाँ पे बाय ही लगेगा। तो यानी कि आफ्टर यहाँ पे बाय देम नहीं लगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, तो इसका राइट जो पैसिव होगा साथी वो ऑप्शन बी होगा, द ब्रिज इज बीइंग रिपेयर्ड। बाय देम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बाय देम नहीं है, तो डोंट बी कन्फ्यूज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पैसिव से आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द प्रपोजल हैड बीन रिजेक्टेड बाय द कमेटी, यानी इसका आपको करेक्ट एक्टिव वॉइस बनाना है। तो बहुत सारे साथी पैसिव तो चेंज कर लेते हैं, एक्टिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है।
नॉर्मल नहीं होता क्योंकि प्रैक्टिस उतनी नहीं होती। तो ऑप्शन ए इसका बताना। ऑप्शन ए द कमिटी रिजेक्ट्स द प्रपोजल। ऑप्शन बी द कमिटी रिजेक्टेड द प्रपोजल। ऑप्शन सी द कमिटी हैड रिजेक्टेड द प्रपोजल। ऑप्शन डी द कमिटी हैज़ रिजेक्टेड द प्रपोजल। तो यहाँ पे हैड बीन आया ना, तो यानी हैड का ही बीन हुआ होगा यहाँ पे, तो हैड तो यहाँ पे या आएगा ही आएगा। तो इसमें हैड किस में आपको दिख रहा है, तो सीधे सीधे आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। द कमिटी हैड रिजेक्टेड द प्रपोजल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना है आपको। सी सैड डोंट मेक अ नॉइज। ऑप्शन ए सी सैड नॉट मेक अ नॉइज। ऑप्शन बी सी टोल्ड मी डोंट मेक अ नॉइज। ऑप्शन सी ऑर्डर्ड दैट आई शुड नॉट मेक अ नॉइज। ऑप्शन डी सी रिक्वेस्टेड दैट डोंट मेक अ नॉइज। सी सैड यहाँ पे है, तो साथियों यहाँ पे डोंट से स्टार्ट हुआ है ना, तो यहाँ पे डोंट बी कंफ्यूज यानी नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे यानी जो भी है निषेधात्मक, जिसको यानी आदेश या निषेधात्मक, तो यहाँ पे निषेधात्मक है, तो टोल्ड या सेड यहाँ पे नॉट टू, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे नॉट टू का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी सेड नॉट टू मेक अ नॉइज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना है, यानी कि ये आपको कौन सा अलंकार है बताना है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। ऑप्शन ए सिमली। ऑप्शन बी मेटाफॉर। ऑप्शन सी पर्सनिफिकेशन। ऑप्शन डी अल्टरेशंस। यानी टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन आपको इसका बताना है। तो यहाँ पे साथियों क्या है, यानी कि टाइम जो है वो एक इंसान की तरह यहाँ पे किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया, यानी कि समय और जो है टाइड यानी कि जो उफान होता है वो किसी का इंतजार नहीं करता, वेट फॉर नो मैन। ओके, तो यहाँ पे यानी एक इंसान की तरह तुलना की गई, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा, जिसको हिंदी में मानवीकरण करते हैं और इंग्लिश में करते हैं पर्सनिफिकेशन। निर्जीव को मानव के गुण देना पर्सनिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको इसमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ऑप्शन ए he denied to accept the offer. Option B he denied accepting the offer. Option C he denied to have accepted the offer. Option D he denied to accepting the offer. तो चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे जो पूरी तरह से सेंटेंस आपका करेक्ट है वो आपको चूज़ करना। तो इसमें देखिए ही डिनाइड एक्सेप्टिंग द ऑफर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि डिनाई इज़ फॉलोड बाय जेरंड। जेरंड में हमेशा आईएनजी होता है ना, तो डिनाई प्लस वर्ब प्लस आईएनजी होता है, तो यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ही डिनाइड एक्सेप्टिंग द ऑफर। यहाँ पे जीरंड का इस्तेमाल होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों ये आपके 15 क्वेश्चंस ग्रामर के हो गए, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल थे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पे पार्ट बी में इंग्लिश पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही सीटेड के लिए तो खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा साथियों और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्वेश्चन क्या, लैंग्वेज लर्निंग इज सेट टू बी नेचुरल व्हेन इट अकर्स थ्रू। यानी कि आपसे क्वेश्चंस क्या कह रहा है, भाषा अधिगम को स्वाभाविक कहा जाता है जब यह किसके माध्यम से होता है। ऑप्शन ए मेमोराइजेशन ऑफ रूल्स। ऑप्शन बी मीनिंगफुल इंट्रैक्शंस, यानी ऑप्शन ए क्या कह रहा है आपसे, नियमों को याद करने से। ऑप्शन बी मीनिंगफुल इंट्रैक्शन यानी अर्थपूर्ण अंतरक्रिया से। और ऑप्शन सी ट्रांसलेशन प्रैक्टिस यानी अनुवाद अभ्यास से। और ऑप्शन डी रिपीटिशंस ऑफ ड्रिल्स यानी बार बार अभ्यास से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट, यानी अर्थपूर्ण जो यानी कि मीनिंगफुल इंट्रैक्शन जिसको कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, यानी लैंग्वेज लर्निंग इज सेट टू बी नेचुरल व्हेन इट अकर्स थ्रू मीनिंगफुल इंटरेक्शन, यानी कि जब भाषा अधिगम को स्वाभाविक कहा जाता है जब इसके माध्यम से यानी अर्थपूर्ण अंतरक्रिया के माध्यम से इसको सीखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स लर्नर ऑटोनॉमी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यानी निम्न में से कौन शिक्षार्थी स्वायत्तता को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। ऑप्शन ए टीचर एक्सप्लेन्स एवरी कॉन्सेप्ट, यानी शिक्षक हर अवधारणा को समझाता है। ऑप्शन बी लर्नर्स डिपेंड ऑन नोट्स, शिक्षार्थी नोट्स पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन सी लर्नर्स प्लान एंड मॉनिटर देयर लर्निंग, शिक्षार्थी अपनी सीखने की योजना बनाते हैं और उसकी निगरानी करते हैं। और ऑप्शन डी टीचर कंट्रोल्स एक्टिविटीज़, यानी शिक्षक सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो यानी विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स लर्नर ऑटोनॉमी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, यानी लर्नर्स प्लान एंड मॉनिटर देयर लर्निंग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द मेन फोकस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CLT कहते हैं, इसका मतलब है संचरात्मक भाषा शिक्षण। CLT का मुख्य केंद्र क्या है। ऑप्शन ए ग्रामेटिकल एक्यूरेसी ओनली, केवल व्याकरणिक शुद्धता। ऑप्शन बी फ्लुएंसी विदाउट एक्यूरेसी, यानी शुद्धता के बिना प्रवाह।
ऑप्शन सी मीनिंगफुल कम्युनिकेशंस, अर्थपूर्ण संप्रेषण, ऑप्शन डी ट्रांसलेशन स्किल्स यानी कि अनुवाद कौशल। तो द मेन फोकस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज ऑन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीनिंगफुल कम्युनिकेशंस, यानी कैसा होना चाहिए, अर्थपूर्ण संप्रेषण, यही कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का मेन फोकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच क्लासरूम प्रैक्टिस बेस्ट सपोर्ट्स इंक्लूसिव एजुकेशंस, कौन सी कक्षा अभ्यास समावेशी शिक्षा का सबसे अच्छा समर्थन करती है। ऑप्शन ए सेम टास्क फॉर ऑल लर्नर्स, सभी छात्रों के लिए एक सा कार्य। ऑप्शन बी इग्नोरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी। ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज़ फॉर डाइवर्स लर्नर्स, विविध शिक्षार्थियों के लिए लचीली गतिविधियाँ। और ऑप्शन डी सेपरेट क्लासरूम्स, यानी अलग अलग कक्षाएं। तो विच क्लासरूम प्रैक्टिस बेस्ट सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज़ फॉर डाइवर्स लर्नर्स, यानी कि सभी बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा होना चाहिए और समावेशी एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, गतिविधियाँ होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज कंडक्टेड टू, निदानात्मक मूल्यांकन किस उद्देश्य से किया जाता है। ऑप्शन ए रैंक स्टूडेंट्स, यानी कि बच्चों को रैंक तय करने के लिए। ऑप्शन बी असाइंड ग्रेड्स, यानी ग्रेड देने के लिए। ऑप्शन सी आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स, यानी सीखने की कमियों की पहचान करने के लिए। ऑप्शन डी डिक्लेयर रिजल्ट्स, यानी परिणाम घोषित करने के लिए। अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज कंडक्टेड टू, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स, यानी कि सीखने की कमियों की पहचान करने के लिए ही डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच एक्टिविटी इनकरेजेस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, आपसे कह रहा है कौन सी गतिविधि उच्च स्तरीय चिंतन कौशल को बढ़ावा देती है। ऑप्शन ए कॉपिंग नोट्स की नकल करना। ऑप्शन बी रिसीटिंग डेफिनेशंस, यानी कि परिभाषाएं रटना। और ऑप्शन सी एनालाइजिंग अ टेक्स्ट, यानी पाठ का विश्लेषण करना। ऑप्शन डी मेमोराइजिंग आंसर, यानी उत्तर याद करना। तो विच एक्टिविटी इंकरेजेस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा एनालाइजिंग अ टेस्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि पाठ का विश्लेषण करना ही, यानी कि एक्टिविटी इंकरेज हायर ऑर्डर थिंकिंग को विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, स्कैफोल्डिंग इन लैंग्वेज लर्निंग रेफर्स टू, भाषा अधिगम में स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या होता है। हिंदी में भी, हिंदी की परिभाषाओं में, मतलब पेडागोजी में भी क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया, और इंग्लिश में भी तो पूछा ही जाता है। तो वो इसकी बहुत ही इसको याद रखिएगा कि इसका फोल्डिंग का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए स्ट्रिक्ट करेक्शन, कठोर सुधार। ऑप्शन बी टेम्परेरी सपोर्ट, यानी कि अस्थायी सहायता देना। ऑप्शन सी रोट प्रैक्टिस, यानी रटने का अभ्यास करना। और ऑप्शन डी पनिशमेंट, यानी दंड देना। तो इसका फोल्डिंग इन लैंग्वेज लर्निंग रेफर्स टू, यानी कि जब भाषा आप सीख रहे होते हैं तो इसका फोल्डिंग का तात्पर्य क्या होता है। तो अस्थायी तौर पर जो शिक्षक बच्चों को एक सपोर्ट देता है, यानी कि बच्चा अगर कहीं पर अटक रहा होता है तो उसको क्या कर रहा है, धीरे से टीचर उसको सपोर्ट देता है ताकि वो अपने अधिगम में परफेक्ट हो सके, और धीरे धीरे फिर वो उस स्कैफोल्डिंग को हटा लेता है, यानी टेम्परेरी सपोर्ट को हटा लेता है, और बच्चा खुद से सारी चीज़ें सीख लेता है। इसके कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा टेम्परेरी सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द बेस्ट वे टू टीच ग्रामर एट प्राइमरी लेवल इज, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन ए एक्सप्लिसिट रूल टीचिंग, यानी कि स्पष्ट रूप से नियम सिखाना। ऑप्शन बी आइसोलेटेड सेंटेंस ड्रिल्स, यानी अलग थलग वाक्याभ्यास। ऑप्शन सी ग्रामर इन कंटेक्स्ट, यानी संदर्भ में व्याकरण। ऑप्शन डी मेमोराइजेशन ऑफ रूल्स, यानी नियमों को याद करना। तो द बेस्ट वे टू टीच ग्रामर एट प्राइमरी लेवल इज, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रामर इन कंटेक्स्ट, यानी कि संदर्भ में व्याकरण को सिखाना ही ये ग्रामर। अगर आपको प्राइमरी लेवल में बच्चों को ग्रामर सिखानी है तो उनको एकदम से आपको नियम से नहीं बिल्कुल सिखा देना, उनको आप कंटेक्स्ट में, यानी कि संदर्भ में ग्रामर धीरे धीरे सिखाएंगे। ये प्राइमरी लेवल में ग्रामर सिखाने का बेस्ट तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, रीडिंग साइलेंटली हेल्प्स लर्नर्स मेनली टू डेवलप, मौन पठन मुख्य रूप से किसका विकास करता है। ऑप्शन ए प्रोनाउंसिएशन, ऑप्शन बी फ्लुएंसी, ऑप्शन सी कंप्रहेंशन, ऑप्शन डी स्पेलिंग। तो रीडिंग साइलेंटली हेल्प्स लर्नर मेनली टू डेवलप, तो वो किस में हेल्प करता है, यानी कंप्रहेंशन, यानी कि आदमी अगर शांत होकर कंप्रहेंशन यानी कि ध्यान से पढ़ रहा है तो अच्छे से वो उसका ये कौशल विकसित होता है, यानी समझ के साथ, जिसको कहते हैं समझ के साथ। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, फ्लुएंसी मतलब प्रवाह, और कंप्रहेंशन का मतलब समझ के साथ, और स्पेलिंग का मतलब वर्तनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, विच स्ट्रेटेजी हेल्प्स लर्नर्स
इन्फर द मीनिंग ऑफ अनफैमिलियर वर्ड्स। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अपरिचित शब्दों का अर्थ समझने में कौन सी रणनीति सहायक होती है। ऑप्शन ए डिक्शनरी यूज एवरी टाइम यानी हर बार शब्दकोश का उपयोग करना। ऑप्शन बी ट्रांसलेशन इनटू मदर टंग मातृभाषा में अनुवाद। ऑप्शन सी यूजिंग कंटेक्चुअल क्लूज यानी संदर्भ संकेतों का उपयोग। ऑप्शन डी मेमोराइजिंग वर्ड लिस्ट यानी शब्द सूचियाँ याद करना। तो विच स्ट्रैटेजी हेल्प्स लर्नर्स इन्फर द मीनिंग ऑफ अनफैमिलियर वर्ड्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूजिंग कंटेक्चुअल क्लूज यानी कि संदर्भ संकेतों का उपयोग करके सीखना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, पीयर इंटरेक्शन इन क्लासरूम प्रोमोट्स। कक्षा में सहपाठी अंतःक्रिया किसे बढ़ावा देती है। ऑप्शन ए कंपटीशंस ओनली यानी केवल प्रतिस्पर्धा को। ऑप्शन बी पैसिव लर्निंग यानी निष्क्रिय अधिगम को। ऑप्शन सी सोशल एंड लैंग्वेज स्किल्स यानी सामाजिक एवं भाषाई कौशल। और ऑप्शन डी रोट लर्निंग यानी रटना। तो पीयर इंटरेक्शन इन क्लास रूम्स प्रमोट्स यानी कि सहपाठी के साथ पढ़ना या ग्रुप में पढ़ना है। पीयर इंटरेक्शंस का मतलब ये होता है। तो उससे बच्चे की कौन सी स्किल का डेवलपमेंट होता है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो यानी सोशल एंड लैंग्वेज स्किल का डेवलपमेंट होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, फॉर्मेटिव असेसमेंट डिफर्स फ्रॉम समेटिव असेसमेंट बिकॉज इट। कह रहा है कि जो आपका गठनात्मक मूल्यांकन और समेकित मूल्यांकन से कैसे भिन्न है। ठीक है, यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है टुकड़ों टुकड़ों में होता है। समेटिव असेसमेंट यानी कि उन सभी का एक समेकन होता है। ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए इज कंडक्टेड एट द एंड यानी कि यह अंत में किया जाता है। ऑप्शन बी फोकसेस ऑन इम्प्रूवमेंट सुधार पर केंद्रित होता है। ऑप्शन सी असाइन ग्रेड्स यानी ग्रेड देता है। और ऑप्शन डी कंपेयर्स लर्नर्स यानी शिक्षार्थियों की तुलना करता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि समेटिव असेसमेंट से किस प्रकार से डिफरेंट है, तो ये आपको बताना है। यानी फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट, ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसका मेन फोकस होता है कि बच्चे में इम्प्रूव धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाए और वो परफेक्ट होता जाए। ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का। इसमें कई तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, कई तरह की क्लासेस होती हैं और कई तरह के असेसमेंट होते हैं, जिससे धीरे धीरे बच्चे को थोड़े थोड़े से टेस्ट लेके उसको परफेक्ट किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम एम्फेसिस। आपसे कह रहा है कि बाल केंद्रित कक्षा किस पर जोर देती है। ऑप्शन ए टीचर अथॉरिटी यानी शिक्षक के अधिकार पर। ऑप्शन बी टेक्स्ट बुक कंप्लीशंस यानी पाठ्यपुस्तक पूरी करना। ऑप्शन सी लर्नर पार्टिसिपेशंस यानी शिक्षार्थी की भागीदारी। ऑप्शन डी डिसिप्लिन ओनली यानी कि केवल अनुशासन बनाना। तो अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम एम्फेसिस, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लर्नर पार्टिसिपेशन यानी बच्चा कितना भागीदारी कर रहा है, कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, ये मेन फोकस होता है बाल केंद्रित शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, एरर्स मेड बाय सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स इंडिकेट। द्वितीय भाषा सीखने वालों की गलतियां क्या दर्शाती हैं। ऑप्शन ए लैक ऑफ इंटेलिजेंसी यानी उनमें बुद्धि की कमी है। ऑप्शन बी फेलियर ऑफ टीचिंग यानी उनमें शिक्षण की विफलता है। ऑप्शन सी स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास के चरण कमजोर हैं। ऑप्शन डी केयरलेसनेस यानी कि लापरवाह है। तो एरर्स मेड बाय सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स इंडिकेट, द्वितीय भाषा सीखने वालों की गलतियां क्या दर्शाती हैं, तो वो दर्शाती हैं स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कि भाषा विकास के चरण उनके कमज़ोर हैं, तो इस वजह से एरर्स आ रही है सेकंड लैंग्वेज सीखने में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही 1 क्वेश्चन आपका रिमेन है, एक क्वेश्चन बचा हुआ है। अपना स्कोर जरूर बताएं वीडियो क्लास में, आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अभी भी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों सोचना क्या, आप 15 डेज़ आपके सीटेड एग्जाम्स के रखें। आप बिल्कुल मत सोचिए, मैं आपके लिए एग्जाम रिलेवेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आऊँगा जो आपके एग्जाम्स के लिए, और आपके जब आप परीक्षा हाल में बैठेंगे तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, आपको तब आपको पता चलेगा कितनी अच्छी क्लासेस थी। तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आते हैं क्वेश्चन 30 लास्ट क्वेश्चन पे। द अल्टीमेट एम ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन इज़ टू एनेबल लर्नर्स टू। भाषा शिक्षा का अंतिम उद्देश्य शिक्षार्थियों को क्या सक्षम बनाना है। ऑप्शन ए स्कोर हाई मार्क्स, अधिक अंक प्राप्त करना। ऑप्शन बी मास्टर ग्रामर रूल्स यानी कि उनको व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। ऑप्शन सी यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली इन रियल लाइफ यानी वास्तविक जीवन में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ऑप्शन डी मेमोराइज वोकैबुलरी यानी शब्दावली याद करना। द अल्टीमेट एम ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन इज टू एनेबल्स लर्नर, राइट आंसर है यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली इन रियल लाइफ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि वास्तविक जीवन में भाषा का वो अच्छे से संप्रेषण कर सकें, प्रभावी प्रयोग कर सकें, यही मेन भाषा सिखाने का उद्देश्य होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो साथियों ये रहे आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस ग्रामर एंड 15 क्वेश्चंस
पेडागोजी के, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले। तो अपना स्कोर जरूर बताइए भी साथियों। वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।